हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक और इंटरेस्टिंग थीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये थीम का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट थीम। अगर आप देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट इस थीम के अंदर जो है हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो थीम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मार्केट से। क्योंकि कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो उसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट तो आपके कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट होता ही है। तो जब कैपिटल मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के भी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी के डेट पे देखोगे तो भाई मोस्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पीक ऑफ हो चुकी थी, एकदम हॉट हो चुकी थी वैल्यूएशन, वो जो है अभी कूल डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। आप कितने भी मॉडल्स देख लो, एंजल वन देख लो, आपका आनंद राठी देख लो, या फिर आप नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट देख लो, मोतीलाल देख लो, हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग है जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन जो है पहले से थोड़ी कूल ऑफ होनी चालू हो गई है, जो कि अच्छी बात है। बट अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट एज अ थीम समझोगे तो इसमें बेसिकली होता क्या है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर देखोगे तो जो आपके फंड्स होते हैं, यूजुअली अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर के जो फंड्स हैं वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि 50 करोड़ ओवर ईयर अर्न कर रहे, 60 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ के आसपास अर्न कर रहे ईयरली। तो ये ऑब्वियसली अपने जो भी फंड्स है, जो भी अर्निंग्स है, ये खुद मैनेज नहीं कर सकते। इन्हें ऑब्वियसली एक मैनेजर हायर करना पड़ेगा अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए ये लोग जो है वेल्थ मैनेजमेंट या फिर आपकी वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है, जैसे कि एडलवाइज हो गया या फिर आपका दूसरी कंपनीज हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, उन्हें जो है ये लोग अपने पैसे दे देते हैं ताकि वो लोग जो है इनके पैसे वगैरह मैनेज करें और इस पे जो है इन्हें एडिक्वेट रिटर्न जनरेट कर दे। यही जो है आपकी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री का जो है थीसिस है। अब वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर भी आप अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड मार्केट के अंदर कर सकते हो, आप दूसरे आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड होते हैं वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग फंड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग ईटीएफ्स होते हैं, आप पैसिवली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एक्टिव मैनेजर को भी दे सकते हो। तो इन सबसे एसोसिएटेड जो है आपकी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया देखोगे तो वो भी जो है आपका मार्च 19 से अगर आप दिसंबर 2024 तक देखोगे तो 19.7 CAGR जो है उसके आसपास जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है उसके अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम मनी जो है अभी भी इक्विटी के अंदर पार्क नहीं होती है। कैपिटल मार्केट वाला जो सेगमेंट है इंडिया का वो अभी भी बहुत छोटा है। तो कैपिटल मार्केट वाला जो सेगमेंट है इंडिया के अंदर, उसके ग्रो करने के जो है बहुत सारे चांसेस है और यहाँ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने मिल सकती है कैपिटल मार्केट कंपनीज़ के अंदर। अगर आप मोस्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ के मॉडल देखोगे तो इनका कम से कम मिनिमम 20% तो जो है वो कैपिटल मार्केट से लिंक्ड ही है, इनके रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो। फिर इसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन देखोगे तो इसमें अगर आप इक्विटी AUM टू GDP रेशियो देखोगे तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा है, यूएस के अंदर 72% है। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका एक्टिव मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और यूएस का जो पैसिव फंड मैनेजमेंट मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखोगे तो कुछ 30.3% के आसपास ये रेशियो है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये रेशियो जो है सिर्फ 7.3% के आसपास का है। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इंडिया के अंदर अभी भी जो है ग्रोथ की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद आप आपका इंडिया का मार्केट कैप का डेटा देखोगे तो इंडिया का मार्केट कैप भी जो है आराम से 20% से इंक्रीज़ हुआ है FY19 से 24 के बीच में, और FY24 से 27 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 12% के CAGR के आसपास ग्रो होगा। अब आप मुझे बताओ, लोगों को दिख रहा है भाई कि आपका जो इक्विटी एज अ एसेट क्लास है या फिर आपके दूसरे एसेट क्लास है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वाले, हेज फंड एज अ एसेट क्लास, वहाँ पे जो है आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो लोग ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे ना कि भाई यहाँ रिटर्न मिल रहा है, हम भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली आपके HNIs के अंदर ये होता है कि उन्हें अगर दिख रहा है कि उन्हें अपने पैसों पर रिटर्न जनरेट करने कर मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ के लिए जो है HNI क्लाइंट्स ही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट जो है एसेट्स मैनेज करती है और एसेट जो ये लोग मैनेज करते हैं उसे हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। और कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होगी उसे जो है अपना AUM जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस हिसाब से वो जो कंपनी है वो फीस चार्ज करती है। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है इंडिया के अंदर वो भी FY24 से FY27 एक्सपेक्टेड देखोगे तो 16.1% CAGR के आसपास जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है।
इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के अंदर एच का नंबर देखोगे तो 2022 से 2027 का एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो 15.7% CAGR के आसपास आ रहा है। और अगर आप टैक्स पेयर्स देखोगे जो कि इंडिया के अंदर करंटली 1 करोड़ के ऊपर की इनकम अर्न करते, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि आपका FY23 से FY27 एक्सपेक्टेड तक ये लोग जो है 14.9% CAGR के आसपास जो है वो ग्रो करे। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया के अंदर अगर आप एसेट क्लास वाइज डिवीजन देखोगे सेविंग्स का, तो भाई इक्विटी के अंदर जो है सेविंग्स एलोकेट होनी स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया के पहले नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स देखोगे और आज के नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स देखोगे तो उसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि और अभी भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सिर्फ 8% लोगों के पास ही जो है डीमैट अकाउंट्स है। अब आप सोचो कि यार ये जब 8% वाला नंबर है वो जब 16% हो जाएगा या फिर 20-30% हो जाएगा, जो कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर इससे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप सोच के देखो कि ये नंबर इतना सा भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर हमें जो है कितना बड़ा जंप देखने मिलेगा, कैपिटल मार्केट एज अ एसेट क्लास के अंदर हमें कितना बड़ा जंप देखने मिलेगा। और जितना बड़ा जंप हमें इन एसेट क्लासेस के अंदर देखने मिलेगा, जितनी ज़्यादा सेविंग कैपिटल मार्केट्स को एलोकेट होगी, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी जो है उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो 60% फाइनेंशियल एसेट्स है वहाँ पे जो है आपके लो, आपके जो एसेट क्लासेस है वो लो है, लेकिन आपके रिटर्न जो है अच्छे खासे गारंटीड होते हैं इंस्टेड ऑफ आपका कैश होल्ड करना। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होते जा रहा है बॉस, तो अब इन्फ्लेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करना है। एफडी में लोगों को पता चल गया है भाई कि एफडी में पैसे नहीं मिल रहे, बैंक ही ज़्यादा पैसे कमा रही है एफडी से। अगर आप देखो रहोगे तो एफडी के अंदर आपके जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है आपको यूजुअली फोर्स करते रहेंगे कि भाई एफडी कर ले, एफडी कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे कौन बनाता है एफडी में? वो बनाती है बैंक। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो नए नए बिजनेसेस जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट से देखोगे तो अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, अलग अलग कंपनी के जो है अलग अलग बिजनेस मॉडल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इंडिया के अंदर अभी करेंटली अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट एज अ थीम की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो इस थीम का जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप करेंटली बात करोगे तो अभी निफ्टी के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है लगभग 10% के आसपास फॉल हो चुके हैं। मार्केट के अंदर की जो लिक्विडिटी है जो कि हमें पहले मार्केट के अंदर देखने मिल रही थी उसके अंदर फॉल देखने मिला है। और निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पीक कुछ 26,000 के आसपास था और वहाँ से निफ्टी जो है करंटली 22,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जब मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है ऑब्वियसली आपके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है, आप देखो इनके अंदर इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए या फिर छोटे छोटे क्लाइंट्स हो गए, मतलब एच की बात कर रहा हूँ लेकिन छोटे एच हो गए। तो जब मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लोज जो आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है पैसे दो तरीके से कमाती है। एक अगर आप देखोगे तो इनका AUM जब इंक्रीज हो जाता है तब भी ये लोग पैसे कमाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट गेन्स। और दूसरा जो होता है वॉल्यूम्स। अब कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो वो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स लेकर आएगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्लाइंट का, उतने ज़्यादा उनके रेवेन्यूज जो है फास्ट पेस पे इंक्रीज हो गए। लेकिन अगर आप दूसरी जगह इनका मार्क टू मार्केट गेन्स देखोगे तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब अगर आप देखोगे तो इनका AUM का वैल्यू भी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा। और अगर आप देख रहे हो कि AUM का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इन्हें जो परफॉर्मेंस फीस ये लोग चार्ज करते हैं तो वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी, जिसके वजह से वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है इनके रेवेन्यूज भी फास्ट पेस पे इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये दो तरीका है जिससे अगर आप देख सकते हो तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है ज़्यादा रेवेन्यूज अर्न कर सकती है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर अल्ट्रा HNI और HNI के अंदर आजकल अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का ट्रेंड समझोगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये भी एक बहुत पॉपुलर चीज़ हो रही है, जिसके अंदर भी जो है अच्छा खासा हमें जो है ग्रोथ देखने मिल रहा है। फिर अभी करंट प्रोविजन की बात करें तो यार मार्केट के अंदर सिचुएशन ख़राब चल रही है, इसलिए लोगों के जो सेंटिमेंट्स है हमें उसके अंदर फॉल देखने मिला है। आप कोई भी कंपनी देख लो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के अंदर या फिर आपका कैपिटल मार्केट लिंक्ड कंपनी, सारी कंपनीज जो है सारी कंपनी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वैल्यूएशन के अंदर कूल ऑफ देखने मिला है। अब ये क्यों देखने मिला है? क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है कैपिटल मार्केट कंपनीज मार्केट लिंक्ड होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका एक पोर्शन होता है मार्क टू मार्केट गेन्स और मार्क टू मार्केट लॉसेस, तो ये जो है कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड होता है। अब वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी सेंसिटिविटी कैपिटल मार्केट से कितनी ज़्यादा है। बट ऐसे अगर आप मोर और लेस देखोगे तो भाई सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप देखोगे तो डिपॉजिटरी हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, आपकी दूसरी कंपनीज हो गई, ब्रोकर हाउस हो गए या फिर आपके दूसरे प्लेयर्स हो गए, तो सारे प्लेयर जो है लिंक्ड है, सारे के रेवेन्यू जो है वो लिंक्ड है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो आप देख सकते हो कि सबके पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के अंदर जो है फॉल देखने मिला है।
अगर आप CDSL का भी देखोगे तो CDSL का भी जो रेवेन्यू है वो उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सब चलती रहती है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगला जो सेगमेंट है जिसके बारे में हमें बात करना है कि यार अभी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए बेटर होगा कि वो जो कंपनी है वो मार्केट से कम लिंक्ड रहे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है मार्केट से लिंक्ड है। तो अगर मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है बॉस, तो फिर आपकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा, आपके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, पेस ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा, तो आपकी कंपनीज तो साइक्लिकल हो गई ना कैपिटल मार्केट के हिसाब से। जैसे मैं आपको CDSL की बात बता रहा था, CDSL जो है पहले 2000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और फिर वहाँ से अगर आप देखोगे तो CDSL जो है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो भी कर रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो CDSL का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला है। CDSL एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, ये एक डिपॉजिटरी है, बट स्टिल ये कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है। तो मैंने सोचा कि यार इसका एक एग्जाम्पल तो जो है वो हाईलाइट करना ही चाहिए। तो अब ये जो कंपनीज़ है आपकी मोतीलाल ओसवाल या बाकी कंपनीज़, ये पिकअप होना कब स्टार्ट होगी? इनके वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन के अंदर जो है देखो कितना बड़ा करेक्शन देखने मिला है। इनका पी अगर आप मोतीलाल ओसवाल का देखोगे तो पी पीक पे जो है इनका 21 के आसपास जा चुका था, अभी करेंटली 10 के पी पे ट्रेड कर रही है। पी जो है लगभग 50% से करेक्ट हो चुका है। तो भाई जब मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करेगा तब ये लोग भी जो है ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर देंगे। और एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट अच्छा परफॉर्म करने की? यूजुअली अगर आप देखोगे तो कभी भी बेयर मार्केट आता है तो उसके बाद बुल मार्केट आने के लिए कम से कम 15 to 18 मंथ्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड ही होता है। उतना तो यूजुअली जो है देखने मिलता ही हमें। तो वहाँ अगर आप देख सकते हो तो ऐसे इनके मैनेजमेंट भी जो है, सारे प्लेयर्स की कॉन कॉल पढ़ी मैंने, तो वहाँ पे इनका जो मैनेजमेंट है वो बता रहा है कि अभी बुल मार्केट आने के लिए Q2 FY26 तक तो जो है वो वेट करना पड़ेगा। मतलब अगले 2 से 3 क्वार्टर के बाद ही जो है चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, तब तक हमें जो है बुल मार्केट देखना मुश्किल है और इस तरीके की मार्केट कंडीशन जो है वो चलती रहेगी। और जब ऐसी मार्केट कंडीशन, जो टेपिड मार्केट कंडीशन होती है, वो ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है, तब इन कंपनीज़ का अगर आप देखोगे तो ग्रोथ भी ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ की वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ के अंदर जो है वो ट्रैक करने चाहिए। अगर आप देखोगे तो पहला जो की वेरिएबल है वो होता है आपका रिलेशनशिप मैनेजर्स। अब आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है जितने ज़्यादा RMs हायर करती है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है। अगर आप देखोगे तो मोतीलाल भी जो है, अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे तो ये लोग भी जो है RMs कॉन्स्टेंटली हायर कर रहे हैं। मार्केट कंडीशंस किस तरीके के भी हो, ये लोग कंटिन्यूसली अपने RMs जो है वो हायर करते रह रहे हैं। अब रीज़न बीइंग कि यार आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला RMs होता है वो आपके बैंक के जो RMs है उनसे डिफरेंट होता है। वेल्थ मैनेजमेंट के जो RMs होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार कौन से क्लाइंट को किस तरीके से एडवाइस करना है, क्या करना है। ये लोग किसी भी क्लाइंट को फोर्स नहीं करते। वो लोग अगर कोई भी, आप बेसिकली समझो, अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर हो और अगर आपको आपके कंपनी का जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो फोर्स कर रहा है कि भाई ये स्टॉक ले ले, ये स्टॉक ले ले, ये एसेट क्लास ले ले, तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। बात यही है, वेल्थ मैनेजमेंट के RM जो है, आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस जो होता है वो किस तरीके से चलता है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं आपके RMs। तो RMs जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है और RMs का टर्नओवर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा जो है बेटर होगा अगर आप देखोगे तो किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी RM होता है वो ये जो वेल्दी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ जो है अच्छी खासी रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। और जब कोई कई केस में ऐसा होता है कि ये RMs जो है छोड़कर किसी दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं, तो जब ये लोग भाई दूसरी कंपनी के पास जाते हैं तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कई कई केसेस में जो है क्लाइंट भी कंपनी को छोड़ देता है अगर उनका RM छोड़ देता है तो ये एक दिक्कत जो है देखने लगा। तो जिस कंपनी का RM टर्नओवर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप देखोगे तो आनंद राठी बहुत बूस्ट करता है अपना RM टर्नओवर कम होने के लिए। तो इसलिए अगर आप देख सकते हो तो आनंद राठी जो है इतने बड़े वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करता है। अगर आप बाकी कंपनीज़ की वैल्यूएशन देखोगे और आनंद राठी की वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन के अंदर जो है अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। तो रीज़न यही है कि इनके जो RM से इन्हें छोड़ कर नहीं जाते और इनका RM एट्रीशन रेट जो है लगभग नियरली ज़ीरो है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। फिर अगला फैक्टर जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए वो है मार्जिन्स। अगर आप देखोगे तो ये मार्जिन जो है, कैपिटल मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तब मार्जिन्स के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिलता है, लेकिन मार्केट जब खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब तीसरा जो फैक्टर है जो कि किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका रिकरिंग इनकम। अगर आप देखोगे तो अगर आपको SIP के थ्रू पैसे आ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो आपके पास प्राइवेट वेल्थ वाले क्लाइंट्स है जो कि आपको कॉन्स्टेंटली इन्फ्लोज देते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे, आप एन्यूटी वाली इनकम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल इनकम, ट्रांजैक्शनल इनकम।
जैसे कि अगर आप देखोगे तो कोई कंपनी है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल। अब मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इनके ब्रोकिंग वाले डिवीजन से आते हैं। अब ब्रोकिंग वाले डिवीजन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं तो इनकी ट्रांजैक्शनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो इनकी वॉल्यूम्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, इनके ट्रेड वॉल्यूम्स, और ट्रेड वॉल्यूम्स अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो भाई ब्रोकिंग इनकम भी ऑटोमेटिकली हमें फॉल देखने मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार आपका जो रिकरिंग इनकम है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो मोतीलाल भी जो है अपने नंबर ऑफ आरएम्स इंक्रीज कर रहा है, अपने वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है ताकि इनका जो रिकरिंग इनकम है वो ये लोग इंक्रीज कर सके। नुवामा के केस में भी अगर आप देखोगे तो नुवामा के केस में भी भाई वही सेम सीन चल रहा है, जहाँ इन्हें अपनी जो है रिकरिंग इनकम इंक्रीज करनी है। फिर उसके बाद अगर आप आनंद राठी के केस में भी देखोगे तो आनंद राठी के केस में इनका जो ट्रांजैक्शनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू आपका दूसरा वाला इनकम। तो ये जो है आनंद राठी की एक पॉजिटिव बात है। फिर उसके बाद जो है आपको इनका पेस ऑफ ग्रोथ ट्रैक करते रहना है। अब भी करंटली अगर आप देखोगे तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। अगर आप मोतीलाल के केस में भी देखोगे तो पहले मोतीलाल जो है अपनी सेल जो है ओवर 50% ग्रो कर रहा था, कुछ क्वार्टर के अंदर तो हमें 100 और 70% के आसपास की भी ग्रोथ देखने मिली। बट अभी जैसे ही मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ग्रोथ के अंदर भी जो है हमें उतना ही बड़ा फॉल देखने मिला, जहाँ इसकी जो ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 11% पे आ चुका है। और अगर आप उस तरीके से देख सकते हो तो मार्जिन भी फॉल हो चुके हैं। तो ये एक सीन है। तो ये आपको टॉप लाइन ग्रोथ जो है ट्रैक करते रहना पड़ेगा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो ये ग्रोथ भी जो है ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो इनके जो भी कंपनी के मार्जिन्स होते हैं वो इनके प्रोडक्ट मिक्स से भी डिसाइडेड होते हैं। कि कई केस में ऐसा होता है कि अगर आनंद राठी के केस की बात करूँ तो आनंद राठी जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता है। तो ये लोग जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं तो इनके मार्जिन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके जो नॉर्मल अगर आप इक्विटी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हो तो उससे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। अगर आप नुवामा के केस में भी देखोगे तो नुवामा भी जो है अलग अलग डिविजन्स के अंदर काम करता है। इनका खुद का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी है इनका। फिर इसके साथ साथ इनका जो है कैपिटल मार्केट्स वाला भी सेगमेंट है, वेल्थ वाला भी सेगमेंट है। तो ये कुछ जो है नुवामा के अलग अलग सेगमेंट है। अभी करंटली नुवामा का अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा ग्रोथ हमें नुवामा के अंदर देखने मिल रहा था टॉप लाइन के अंदर, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है नुवामा कॉन्स्टेंटली दिखा रहा था। अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी कंपनी है, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स नाम है उस कंपनी का। तो वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ भी इतनी अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिल रही थी। अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर, मतलब पिछले क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल गया था। लेकिन आपका सितंबर Q2 FY25 के अंदर ग्रोथ ने थोड़ा सा हिट ले लिया था। पहले कंपनी आराम से 50% 60% के ऊपर जो है आराम से कंपनी ग्रो कर रही थी। अब वेल्थ फर्स्ट का प्रॉब्लम क्या हुआ कि वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, ये स्टॉक भी आप इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है 1700 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था दिसंबर के टाइम पे, और वहाँ से ये स्टॉक जो है 968 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग 50% का फॉल हमें स्टॉक के अंदर देखने मिला है। अब रीज़न बीइंग कि अब ये भी जो है आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, आपका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये भी, लेकिन इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम यही हुआ कि यार आपका जो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है उससे कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लिंक थी, और जब आपका मार्केट ख़राब परफॉर्म करता है तो सेंटीमेंट्स भी ख़राब हो जाते हैं, एसआईपी इन्फ्लोज भी रिड्यूस हो जाते हैं, और आपके नए एसआईपी इन्फ्लो है, नए एसआईपी ऑनगोइंग जो ग्रोथ देखने मिल रहा था वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव बात है। हाँ, हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट ख़राब होने के बाद जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, ये एक पॉसिबल है। लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ मोर और लेस जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ सीन है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर आप देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए आपको अलग बिजनेस मॉडल पे खेलना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा नहीं उठाना है तो अलग बिजनेस मॉडल पे खेलना पड़ेगा। अब बिजनेस मॉडल के बारे में मैं अगर बात करूँ भाई, तो सीन वही है। अगर आप देखोगे आपका आनंद राठी को, तो आनंद राठी क्या करता है? आनंद राठी जो है आपका म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है। अगर आप देखोगे तो सारे एक्टिव फंड जो है वो आनंद राठी के पास है। दूसरी जो आपकी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो सारे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोग मोर और लेस अगर आप देखोगे तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आनंद राठी के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इनका कॉन्स्टेंट है। 30% के लेवल के आसपास ये कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रही है, हमें उसके अंदर फॉल देखने नहीं मिला। आनंद राठी का फायदा क्या है? ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मॉडल है। अब डिफेंसिव मॉडल मतलब क्या कि कैपिटल मार्केट से जो सेंसिटिविटी है इस मॉडल की वो बहुत ज़्यादा कम है। जब कैपिटल मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा
तब इन्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट खराब होगा, आउटफ्लोज खराब होगा, लेकिन अब ये कंपनी यूनिक क्या करती है कि ये कभी भी इनके क्लाइंट्स को एनरोल करती है अपने पास। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्लाइंट्स को पहले ही समझा देते हैं कि देखो 15-20% का ड्रॉडाउन जो है देखने मिल सकता है, तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है 15% का ड्रॉडाउन भी जो है, अगर आपको उसमें से भी आपके फंड्स निकालने, तो प्लीज़ आप इन्वेस्ट मत करो, आप आपके जो पैसे आपके ड्रॉवर में ही रखो। तो इस तरीके से जो है ये अपने क्लाइंट को पहले ही ट्रेन कर देता है, पहले ही सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर देता है इनके सारे क्लाइंट्स को। तो इसलिए अगर आप देख सकते हो तो इन्हें इतना प्रॉब्लम जो है देखने नहीं मिल रहा है। अब इसके साथ साथ इनका जो इक्विटी लिंक सेगमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये इक्विटी के सेगमेंट के अंदर भी काम करते हैं, आपके डेट के सेगमेंट के अंदर भी काम करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होता है वो वाले सेगमेंट के अंदर भी काम करते हैं। मोर और लेस अगर आप देखोगे आनंद राठी वेल्थ के अंदर, तो इक्विटी वाला जो सेगमेंट है वो 50% का है, और इनका जो डेट वाला और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है वो भी 50% के आसपास का है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स और डेट जो है, भले ही इक्विटी के अंदर स्लो डाउन देखने मिले, लेकिन हमें वो सिर्फ ये वाले सेगमेंट के अंदर देखने मिलेगा, और जो इनका दूसरा वाला सेगमेंट है वहाँ पे स्लो डाउन जो है वहाँ देखने मिलना मुश्किल है। इसके साथ साथ ये इनका आरओई भी जो इंक्रीज़ हो रहा है आनंद राठी का, अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट पे भी जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट। इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये लोग जो है, इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस भी रिवाइज़ किया था अगर आप देखोगे तो 980 करोड़ के आसपास का, और वो भी जो है इन्होंने 75% के आसपास अचीव कर लिया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो पैड गाइडेंस इनका इंक्रीज़ किया था वो भी जो है 77% के आसपास का अचीव्ड है। तो ये एक चीज़ चल रही है। आनंद राठी के केस में अगर आप देखोगे तो भाई ये डिफेंसिव मॉडल है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है मार्केट से रिलेटेड। और ये लोग क्या करते पता है क्या, ये लोग म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो ये लोग कोई कॉन्ट का म्यूचुअल फंड सेल करते हो, मतलब कॉन्ट खराब म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, या कोई एकदम ऐसे ट्रेंडी म्यूचुअल फंड आ जाता है ना, जैसे कि अगर आप 2020 के अंदर देखोगे तो कॉन्ट का जो म्यूचुअल फंड था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था। तो इनका मॉडल ऐसे नहीं है कि यार ये ट्रेंडिंग हो रहा है, ये म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा मार्जिन है तो ये सेल कर दो, ये उस हिसाब से नहीं करते। जो इनके क्लाइंट के लिए जो सबसे बेस्ट फंड होता है वही जो है उनके क्लाइंट को एसोसिएट करते हैं, इनके क्लाइंट्स को। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके एक्टिव मॉडल के अंदर ही काम करते हैं, पैसिव मॉडल के अंदर आनंद राठी वेल्थ जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सारे भी फंड जो भी फंड्स हैं इनके वो सारे एक्टिव फंड्स हैं। तो ये आनंद राठी का सीन है। आनंद राठी का रीज़न क्या है इतने ज़्यादा हाई मल्टीपल्स पे रहने का, यार सीन वही है कि डिफेंसिव कंपनी है ये। आपका जो मार्केट साइकिल है, मार्केट साइकिल की जो सेंसिटिविटी है उससे कंपैरेटिवली ये जो है इतनी ज़्यादा लिंक्ड नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो दूसरी मॉडल्स है, अगर आप दूसरे मॉडल्स देखोगे तो दूसरे मॉडल जो है वो है नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट। अब नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर देखोगे तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया इनका दूसरा सेगमेंट भी है, लेकिन इतना अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा था, इतना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था। रीज़न क्या है, आपका कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट। अब वो सेगमेंट खराब कर रहा है तो नुआमा की जो ग्रोथ है उसके अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला। तो ये एक सीन है नुआमा के साथ। फिर इसके साथ साथ अगर आप नुआमा के केस में देखोगे तो नुआमा के केस में और भी हमें इश्यूज़ देखने मिले, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस है उसके वजह से भी थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ जो है हमें उसके अंदर फॉल देखने मिला। फिर इसके साथ साथ फंड फ्लो तो आ रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत आउटफ्लो जो है देखने मिला है। अगर आप इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन ध्यान से जाकर देखोगे तो जो भी आउटफ्लो हमें देखने मिल रहा है करंटली वो आपके इक्विटी वाले साइड से ही आ रहा है, आपके जो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है वहाँ से ही आ रहा है, और वहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर जो है फॉल देखने मिला है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से नुआमा भी जो है वो सफ़र कर रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और कंपनीज भी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मोतीलाल। अब बट एक चीज़, डिफेंसिव मॉडल कौन सा है आपका, आनंद राठी वाला। आपका जो लेस सेंसिटिव मॉडल है वो है आपका नुआमा का वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो नुआमा के वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के साथ साथ एक और मॉडल है जो है 361 वैम नाम है आई थिंक उस मॉडल का। तो 361 वैम में अगर आप देखोगे तो इनका भी जो है कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है, आई थिंक 10 to 12% के आसपास जो है इनका कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है। तो वो सेगमेंट भी जो है अफेक्टेड है, वहाँ पे भी जो है आउटफ्लो देखने मिला है। और जो पेस ऑफ ग्रोथ जो बिजनेस के अंदर हमें पहले देखने मिल रही थी उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। तो ये कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इस बिज़नेस के साथ भी सेम इशू है। अब जब मार्केट पिक करना स्टार्ट कर देगा तो ये कंपनी जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। इस 361 वैम का भी अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो वो 50-60% के ऊपर चल रहा था और ग्रोथ रेट अभी 20% के आसपास आ चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हम आपके बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी सेंसिटिविटी देखोगे तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी लिंक नहीं है। नुआमा ने अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सही से बताया कि कौन सा सेगमेंट जो है इनका सेंसिटिविटी लिंक्ड होता है और कौन सा सेगमेंट जो है आपका कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सेंसिटिविटी नहीं दिखाता है। अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, जो दूसरे वाले इनके सेगमेंट्स है
आपका वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे सेंसिटिविटी कम है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे भी सेंसिटिविटी कम है। और फिर इसके बाद अगर आप इनका वो वाला सेगमेंट देखोगे एसेट मैनेजमेंट वाला, तो वहाँ पे जो है सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कंपनी है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल और आपका एंजल वन। दोनों कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज़ कैपिटल मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। रीज़न क्या है कि आपका जो मोतीलाल ओसवाल है वो भी ब्रोकिंग वाले डिवीजन के अंदर है। इनकी 50% ऑफ कुछ अर्निंग्स जो है ब्रोकिंग वाले डिवीजन से आती है। और अगर आप एंजल वन का देखोगे तो एंजल वन तो बॉस पूरा ही ब्रोकिंग बिजनेस है। तो जब मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियसली एंजल वन भी जो है आपका खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली सेबी ने क्या किया है, सेबी ने क्या किया है, जो आपके एफ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज कर दिया है। और जब सेबी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज करता है तो उसका रीज़न यही था कि उन्हें जो है एफ के वॉल्यूम्स रिड्यूस करने हैं। अगर आप कोई भी ब्रोकर देखोगे तो उनके मैक्सिमम वॉल्यूम जो है आपके एफ के सेगमेंट से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है स्लो डाउन देखने मिला है। अब एंजल वन को मैं ये वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि बॉस एंजल वन भी अपना वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस लेकर आ रहा है, लेकिन अभी करंटली एंजल वन का जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है वहाँ से इतने कुछ ज़्यादा रेवेन्यूज़ हमें देखने नहीं मिले। मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है अभी भी ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से ही आते हैं, बट स्टिल कैपिटल मार्केट लिंक था और आपके वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बॉस एक बार तो डिस्कशन करना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब थीसिस और एंटी थीसिस के बारे में बात करेंगे, एक बार हम बिजनेस मॉडल जो है पूरा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं, अब एक और जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वो है 361 वैम। अगर आप 361 वैम के केस में देखोगे तो इनके जो ब्रोकिंग साइड से रेवेन्यूज आते हैं वो सिर्फ 35% के आसपास आ रहे हैं। और हमें जो है आउटफ्लो अच्छा खासा हमें देखने मिला आपके वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट से और एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट से। इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे जो है हमें फॉल देखने मिला है, क्योंकि Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन Q3 के अंदर जो है मार्केट का परफॉर्मेंस एकदम हिट ले चुका है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स खराब हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग, अगर आप देखोगे तो ये बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपके वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर, जैसे कि IB वाली सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन एंड ब्रोकिंग चार्जेस ये लोग वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेजरी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेंडिंग सॉल्यूशंस भी देते हैं, स्टेट प्लानिंग भी करते हैं। अगर आप देखोगे तो लेंडिंग सॉल्यूशंस के अंदर कौन सी कंपनी है, जितना मैंने देखा कॉन कॉल्स के अंदर 361 वैम और आपका नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये लोग जो है इनके लेंडिंग साइड ऑफ बिजनेस के अंदर भी है। अब लेंडिंग साइड ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा HNI है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स है और उसे उन शेयर्स के ऊपर जो है एक लोन चाहिए, तो वो सिंपली जाएगा आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास, उन्हें बोलेगा कि देखो तुम ये शेयर्स रख लो, तुम मुझे लोन दे दो, और ये इन्हें जो है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये जो है इनका लेंडिंग साइड ऑफ बिजनेस हो गया। इसके साथ साथ 361 वैम उस बिजनेस के अंदर है या पता नहीं, लेकिन नुआमा जो है आपके क्लियरिंग साइड ऑफ बिजनेस वाले के अंदर भी है, कि अगर कोई ट्रेड्स होते हैं जो कि क्लियर वगैरह नहीं होते तो उन्हें नुआमा जो है वो क्लियर वगैरह करवा के देता है, और इसके थ्रू जो है इन्हें अच्छे खासे एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ भी जो है वो आ जाते हैं। तो ये भी नुआमा का जो है एक वन ऑफ द बिजनेस है। फिर इसके बाद आप सीधा आ जाओ 361 वैम पे फिर से। तो अगर आप 361 वैम का आपका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको जो है अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है ये लोग अकाउंट करते हैं। रिकरिंग रेवेन्यूज़, आपका जो नॉर्मल रेवेन्यूज़ है, हर एक रेवेन्यू के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आप ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे ग्रोथ कितनी देखने मिली है, तो 361 के आपके जो क्वार्टरली नंबर्स है उसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट AUM है वो 28% से इंक्रीज़ हुआ है, आपका एसेट मैनेजमेंट AUM 23% से इंक्रीज़ हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आप रिटेंशन देखोगे तो रिटेंशन अगर आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर करोगे तो ARR वाला जो रिटेंशन है, एवरेज रिकरिंग रेवेन्यूज़, उसका जो रिटेंशन है हमें उसके अंदर फॉल देखने मिला है। और आपका जो नेट इनफ्लोज है उसके अंदर भी अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल पे कंपेयर करोगे तो ARR के जो नेट फ्लोज है उसके अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो 361 वैम में जो है बस इतना ही था। बाकी इन कंपनीज़ के दूसरे बिजनेसेस भी है, जैसे कि इनका खुद का IB वाला साइड ऑफ बिजनेस भी है, इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस भी है, जहाँ ये लोग आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, कमोडिटी वाले प्रोडक्ट्स, आपके करेंसीज वगैरह जो है ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे रिलेटेड एसेट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाकर दे देते हैं। फिर इसके साथ साथ इनका एडवाइसरी वाला भी बिजनेस होता है, मोतीलाल ओसवाल भी उस बिज़नेस के अंदर है, नुआमा भी उस बिज़नेस के अंदर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेनली जो है ये बिजनेसेस जो है HNI सेगमेंट से चलते हैं। परफॉर्मेंस फीस वाला भी कंसेप्ट होता है, आनंद राठी के केस में ये नहीं है, लेकिन आपका जितना ज़्यादा AUM इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा आपको जो है परफॉर्मेंस फीस भी जो है वो मिलता है।
अगर आप देखोगे तो कोई क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ, और मेरा अगर अगर आप देखोगे तो आप एज अ वेल्थ मैनेजर, या फिर नुआमा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो नुआमा एज अ वेल्थ मैनेजर अगर मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली नुआमा का जो है जितना फास्ट पेस पे वो इंक्रीज़ करेगा उसके लिए एक परफॉर्मेंस फीस दी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम 20% के आसपास करेंगे, और 20% के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, तो भाई मैं नुआमा को जो है एक परफॉर्मेंस फीस दूंगा जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइडेड रहेगा। तो ये एक चीज़ होता है, परफॉर्मेंस फीस बोलते हैं इन्हें, ये भी आपकी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है वो चार्ज करती है। अगर आप देखोगे तो आईपीओज, जब आईपीओज ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ आईपीओज होते हैं, तब भी ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा अर्न करती है। मोतीलाल का भी अगर आप देखोगे तो ये आईपीओ वाला सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, दूसरे जो आपके सर्विसेज होते हैं वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड है। तो प्रॉब्लम क्या देखने मिला है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर? प्रॉब्लम वही है बॉस कि कैपिटल मार्केट लिंक्ड है और मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर आप थीसिस और एंटी थीसिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बॉस बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया के अंदर जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज होते जा रही है, और फिर इसके बाद फाइनेंशियलाइजेशन भी होते जा रहा है इंडिया के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेविंग जो है इक्विटी मार्केट के अंदर जाना स्टार्ट हो गई है, डीमैट अकाउंट अगर इंक्रीज हो गए, तो ये सारे कुछ थीसिस है इन बिजनेसेस के बारे में। बट अगर आप रिस्क देखोगे तो रिस्क वही है बॉस, साइक्लिकलिटी। अगर साइकिल ख़राब हो गया बॉस, तो फिर आपके बिजनेसेस जो है ख़राब परफॉर्म कर लेंगे। अब कैपिटल मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट वाले जो बिजनेस है आपके और जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस है, उनसे रिलेटेड मेरा क्या ओवरव्यू है अगर आप बोलोगे, तो मेरा ओवरव्यू सिंपल है। मेरे यही है कि यार अगर आप कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस को देख रहे हो, तो जब साइकिल खराब हो जाता है तब आप यूजुअली इन बिजनेसेस को अवॉइड करो, नहीं तो फिर आपको इन बिजनेसेस को होल्ड करना पड़ेगा, और वो जो कैपिटल आपका जो बेटर बिजनेसेस के अंदर एलोकेट कर सकता था वो आप मिस आउट कर जाओगे। अगर हाँ कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप फिर कंसिडर कर सकते हो कैपिटल मार्केट को कि बस लेके रख लो और भूल जाओ, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन ये थीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट वाला, कैपिटल मार्केट वाला। लेकिन इन दी शॉर्ट रन जब तक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये थीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब मैं बैठकर करूँ क्या? आप एज ए इन्वेस्टर अगर ये सोच रहे हो तो इनके नंबर्स ट्रैक करो, जो फैक्टर्स मैंने बताए, नंबर ऑफ आरएम्स। अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल, आपका नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, या बाकी कंपनीज हो गई, ये इनके जो नंबर ऑफ आरएम्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आरएम्स जो है ये कॉन्स्टेंटली हायर करते जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। टॉप लाइन ग्रोथ ट्रैक करोगे, सेल्स का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कब फिर से आएगा, मार्जिन देखो कि मार्जिन कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ट्रैक करो कि इनके जो रेकरिंग रेवेन्यूज़ है वो इंक्रीज हो रहे क्या, क्योंकि जितने ज़्यादा फास्ट पेस पर रेकरिंग रेवेन्यूज़ इंक्रीज हो गए उतना ज़्यादा बेटर होगा। बाकी चीज़ें ट्रैक करो, अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज ट्रैक करो, ऑपरेटिंग लेवरेज कब से मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब कैपिटल मार्केट वाली साइकिल ठीक होगी, अगर आप मार्केट सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, आपका जो मोतीलाल है और आपका जो ये वाले जो बिजनेस है एंजल वन जैसे, तो यही बिजनेस जो है आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग लेवरेज ला कर देंगे। रीज़न क्या है कि यार ये बिजनेसेस जो है मार्केट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जब खराब करेगा तब खराब करेंगे, लेकिन जब अच्छा करेगा तब बहुत अच्छा करेंगे। तो ये एक चीज़ है। फिर आनंद राठी के केस में अगर आप देखोगे तो आनंद राठी के केस में आपको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये एवरेज एवरेज सही परफॉर्म करेगा, मतलब जैसे अभी परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ देखते रहो, टॉप लाइन ग्रोथ देखते रहो, मार्जिन देखो और नंबर ऑफ आरएम्स देखो, रिकरिंग रेवेन्यूज़ कितने आ रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यूज़ का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है क्या, वो सब ट्रैक करते रहो, मार्केट की सेंसिटिविटी ट्रैक करते रहो, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या आउटलुक है, किस तरीके के वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से फ़ायदा हो रहा है क्या। अगर आप देखोगे तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये कंपनी जो है ऑटोमेटिकली इनके नंबर, रेवेन्यूज़, पैट वगैरह सब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्केट सेंटीमेंट्स ट्रैक करते रहो कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट थीम के अंदर हो, अगर आप इस थीम को ट्रैक कर रहे हो, तो सेंटीमेंट्स ट्रैक करना जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बाकी अगर आप बॉटम सब भी बिजनेस फैक्टर को स्टडी कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये ट्रैक करते रहो भाई, डिसेंट वैल्यूएशन पे कंपनीज अवेलेबल है जितना मुझे अभी के लेवल पे दिख रहा है। तो बस इतना ही रखेंगे वीडियो। होपफुली आपको ये वेल्थ मैनेजमेंट थीम जो है पूरा समझ आया होगा, पूरा बिजनेस मॉडल वगैरह डिस्कस कर लिया। एकदम ब्रीफ डिस्कशन था ये, ब्रीफ मतलब एकदम डिटेल था, हमने बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लिया कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ऊपर ऊपर के लेवल से हर एक चीज़ समझ ली। बाकी अगर आपको बॉटम सब जाना है तो आप खुद जाकर कॉन कॉल्स पढ़ो, इनके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पढ़ो और फिर पूरा आइडिया ले लो। लेकिन आउटलाइन क्या था वो मैंने आपको दे दिया इस वीडियो के थ्रू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो ने जो है आपके मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड करी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ,
मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो 1-to-1 मेंटरशिप लेने से मुझसे, कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा कि कोई सिचुएशन के अंदर अगर आप फंस चुके हो, उसके अंदर अगर आपको मेरा एडवाइस चाहिए, और इसके साथ साथ मेंटरशिप के अंदर मैं जो है सेक्टोरियल मास्टर क्लास भी रखने वाला हूँ। जैसे कि हम कम से कम 4 मास्टर क्लास रखेंगे पूरे 1 महीने के अंदर, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से 2 सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अंदर हम बात करेंगे कि यार कौन सी टॉप प्लेयर्स है उस सेक्टर के अंदर जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो है 2 मास्टर क्लास जो है आपके माइंडसेट के ऊपर रखेंगे। सारे जो मास्टर क्लास वगैरह हो गए, सारे वर्कशॉप वगैरह हो गए, इसमें 4 वर्कशॉप हो गए जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ, सारे जो है वो लाइव हो गए। और उसके बाद अगर आप डाउट सॉल्विंग है, आपको कोई मेंटरशिप चाहिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए तो मैं अवेलेबल रहूँगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो ये स्टार्ट करेंगे। इसका एम क्या है? बेसिकली इसका एम यही है कि आपकी जो जर्नी है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको पता नहीं है कि अब कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन एडवाइस लेने के लिए आ रहा है, तो बस ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, आपको सीखना है कि अप्रोच किस तरीके से करते हैं हर एक सिचुएशन को, हर एक इंडस्ट्री के अंदर क्या टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए, एक वेरिएबल खराब हो गया तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके का वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए आपका, ये सब अगर आपको सीखना है तो आप एनरोल कर सकते हो। अब तक डिटेल्स दी नहीं है मैंने, अगले आगे कुछ वीडियो आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मिड ऑफ मार्च तक इसका अनाउंसमेंट कर दूँ, और जब अनाउंसमेंट, अब बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ये तो मैंने कुछ कुछ सोचा है, लेकिन इसके साथ भी मैं और जो है थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।